अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद अली हुसैन बुखारी। आज फिर हम हाजिर हैं आपके साथ शो मेरा जुनून में। आज की किस्त में हम आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान के एक यंगस्टर बैडमिंटन प्लेयर से, जो पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम में सेलेक्ट हुए और उसके बाद वो पाकिस्तान नेशनल खेला उन्होंने। मैंने बताया था आज हमारे गेस्ट हैं अहमद जलाल खान न्याजी, जो कि पाकिस्तान के यंगस्टर इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर भी हैं और नेशनल प्लेयर भी हैं। तो आए चले हम उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो अहमद साहब, आप हमें बताएं, आपने अपनी ज़िंदगी में कौन कौन से टूर्नामेंट्स खेले या पाकिस्तान की तरफ से किस किस लेवल पे या किस किस मुल्क में जाके आपने टूर्नामेंट्स खेले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो टूर्नामेंट खेला था वो था इंटरनेशनल स्कूल फेडरेशन वर्ल्ड स्कूल चैंपियनशिप, जो माल्टा में हुई थी। टोटल 16 टीम्स आई थी और उसमें मेरी 8th पोजीशन आई थी। सेकेंडली मैं टूर्नामेंट खेलने गया था, एशियन जूनियर चैंपियनशिप हुई थी थाईलैंड में, जो कि मेरा सेकंड इंटरनेशनल टूर्नामेंट था। उसके बाद मैंने फिर नेशनल टूर्नामेंट खेला था, जो कि था नेशनल जूनियर, और मैं पाकिस्तान नंबर 3 हुआ था उस टूर्नामेंट में, जो कि जूनियर्स का टूर्नामेंट था। फिर उसी के बाद मैं सीनियर सर्किट में आया था। तो फर्स्ट जो मैंने सीनियर टूर्नामेंट खेला था वो था ऑल पाकिस्तान रैंकिंग लाहौर में हुई थी। उसमें इतना परफॉर्म नहीं कर सका था, मगर उसके बाद ग्रेजुअली मैंने इम्प्रूव किया था। गुड। तो आपने अपनी लाइफ में जो जो अभी तक टाइटल्स जीते या अवार्ड जीते, तो क्या आप ऑडियंस के साथ थोड़ा शेयर करना चाहेंगे? मैंने स्टार्ट स्कूल से लिया, जैसे कि सारे लेते हैं। तो इंटर स्कूल लेवल पे मैंने बहुत टूर्नामेंट्स जीते थे। उसके बाद कॉलेज लेवल आता है, जिसमें इंटर कॉलेज टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें मैं पंजाब कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा था और जीसी के अगेंस्ट हमारा फाइनल और हम जीते थे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इंटर बोर्ड, ऑल पाकिस्तान इंटर बोर्ड चैंपियनशिप। उसमें मैंने अपसेट किया था, मैं पिंडी की तरफ से खेला था, पिंडी को रिप्रेजेंट कर रहा था। और जो मेजर, जो सबको पता था कि जिन्होंने टूर्नामेंट जीता वो लाहौर थे या फैसलाबाद थे, और उन दोनों को अपसेट करके मैं वो टूर्नामेंट जीता था। ये अब इंटर बोर्ड लेवल आ गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट लेवल आता है इंटरवर्सिटी। इंटरवर्सिटी में मैं ब्रॉन्ज भी हूँ और मैं सिल्वर भी हूँ, यूसीपी को रिप्रेजेंट करता हूँ मैं। अब पंजाब लेवल पे आ जाए तो मैं पंजाब चैंपियन हूँ, और नेशनल में अभी मैंने 2020 में नेशनल चैंपियन जो था 2019 का पाकिस्तान नंबर 1, उसे डिथ्रोन किया था 2020 की नेशनल में, और क्वार्टर फाइनल खेला था मैं उसमें। माशाल्लाह। तो क्या जब आपने पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल खेला तो आपकी उस टाइम एज क्या थी? 17, और ईयर शायद 2016 था। तो आपने अंडर 19 इंटरनेशनल खेला था या इंटरनेशनल खेला था? अंडर 19 इंटरनेशनल खेला था। अभी जो ओपन है वो वाला अभी तक नहीं खेला मैंने। वो वाला अभी तक नहीं खेला? तो मतलब क्या पाकिस्तान के कौन से नंबर पे आते हैं जो अंडर 19? अंडर 19 में मेरा रैंक नंबर 3 था, सिंगल्स में भी और डबल्स में भी। और जो सीनियर सर्किट है उसमें जो मेरी रैंकिंग है वो अभी इंप्रूव हुई है, 15th रैंक हूँ मैं पाकिस्तान में। पहले मैं 25th पे था। अब जो अपसेट किया अपने नेशनल चैंपियन को, उसके बाद आगे ये मेरी रैंकिंग बनी है। तो आपने इतना अर्सा अपनी पूरी लाइफ ऑलमोस्ट बैडमिंटन खेली है, तो आपको लगता नहीं कि पाकिस्तान में बैडमिंटन का स्कोप या फ्यूचर बहुत कम है एज कम्पेयर टू दूसरी स्पोर्ट्स जैसे कि क्रिकेट हो गई? या ये हमारी जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है उसका फॉल्ट है। जैसे इंडिया से अगर हम कंपेयर करते हैं तो इंडिया में बैडमिंटन को कोई नहीं जानता था, हॉकी को कोई नहीं जानता था। अब उन्होंने प्रमोट किया उसको, मीडिया से कवरेज दी है, फेडरेशंस को उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया है, फंडिंग्स उनकी बहुत ज़्यादा है। बस हमारा ये फ्लॉ है कि हमने सिर्फ क्रिकेट पे ध्यान दिया है और बाकी स्पोर्ट्स को हमने निगलेक्ट कर दिया। सही। तो उसके बाद आप बताएं, आपने जो बैडमिंटन से क्या सीखा अभी तक, आपका लाइफ लेसन क्या है? बैडमिंटन जो सबसे बड़ी चीज़ सिखाती है ना, वो होता है पेशेंस। एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पेशेंस है, और वो सिर्फ गेम से ही आती है, वो और किसी चीज़ से नहीं आ सकती। पेशेंस जो मैंने सबसे बड़ी चीज़ जो सीखी है बैडमिंटन से, वो पेशेंस है। तो आप पाकिस्तान इंटरनेशनल होने के साथ साथ आप कितना अर्न कर लेते हैं बैडमिंटन के थ्रू पाकिस्तान से? अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे है ना, तो यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप देती है और आपको फ्री पढ़ाती है, और आपके सारे ट्रेनिंग और शटल्स के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो यूनिवर्सिटी पेयर करती है। उसके बाद जब आप इंटरनेशनल इवेंट्स जीतते हैं तो हर इवेंट की डिफरेंट प्राइस मनी होती है जो आपको मिलती है। मतलब कि एज कम्पेयर टू क्रिकेट या दूसरे स्पोर्ट्स जिनमें बहुत ज़्यादा हाइप मिली है पाकिस्तान से, उन जितनी हाइप क्यों नहीं है भाई? क्या करना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? मैंने जो सेंस किया है, लाइक मुझे 5-6 साल हो गए हैं खेलते हुए, मीडिया कवर नहीं कर रहा। अगर टूर्नामेंट्स कोई जीत भी रहा है ना, तो उसे उतनी प्राइज मनी नहीं मिल रही। और सबसे बड़ा जो मैं देखता हूँ ना पाकिस्तान में फ्लॉ है, हमारे पास इतने बैडमिंटन कोर्ट्स ही नहीं है कि हम उसमें बैडमिंटन अकेडमीज खोल सके। मैं अभी 2019 में मलेशिया गया था ट्रेनिंग करना 2 मंथ्स के लिए। तो उनमें और हमारे में क्या फ़र्क है कि उनका एक हॉल जो है ना, उनमें 32 से 64 कोर्ट्स हैं,
और वो एक पूरी बैडमिंटन एकेडमी रन कर रहे हैं जिसमें वो प्लेयर्स को स्पॉन्सर भी दे रहे हैं, प्लेयर्स की हर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो। और हमारे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा हॉल है उसमें शायद 3 to 4 कोर्ट्स हैं, और वो भी सर तब खुलता है जब टूर्नामेंट्स होते हैं। तो जैसे आपने अपनी बहुत छोटी लाइफ में बैडमिंटन शुरू की, तो उस लाइफ में क्या पेरेंट्स थोड़ा फोर्स करते हैं कि आप स्पोर्ट्स की तरफ ना जाओ, आप अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करो, आप पढ़ाई करो, तो क्या आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको कोई ऐसी हर्डल पेश नहीं आई? मैं जो सोचता हूँ ना, कहता हूँ कि मेरे जीन्स में गेम थी, स्पोर्ट थी। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो जीसी में, उनका अभी भी रिकॉर्ड है 1600 मीटर रैली का, वो भी एथलीट थे और साथ साथ वो डॉक्टर थे। तो शायद वहाँ से कोई थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हुआ, और जब स्टार्ट में कर रहा था तो मैं इधर आउटडोर खेलता था, तो पेरेंट्स में कभी किसी ने नहीं रोका कि गेम क्यों खेल रहे हो, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे। 9th की 10th की, उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भी हो गई जैसे भी हो गई, मगर पेरेंट्स की तरफ से मुझे कभी कोई हर्डल फेस नहीं हुआ कि गेम क्यों कर रहे हो, पढ़ो या डॉक्टर बनना है, जो होता है सारे घरों में कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। मेरे पास ऐसा कोई सीन नहीं था। नहीं, जैसे कि पाकिस्तान में देखिए बहुत सा ऐसा टैलेंट है जो सामने आना चाहता है, वो पेरेंट्स उसे उन्हें फोर्स करते हैं कि छोड़ो, स्पोर्ट्स में कुछ नहीं रखा, इस वजह से वो ज़रा अपनी स्टडीज़ वाली फील्ड में चले जाते हैं, या वो आगे इस फील्ड में ज़्यादा आगे नहीं आ सकते। तो आपका क्या कहना है ऐसे पेरेंट्स के लिए, या कोई मैसेज? ऐसे पेरेंट्स को चाहिए कि अपनी सोच को करेक्ट करें, अब अपने जो बच्चे का पोटेंशियल है ना, उसको देख के अगर वो स्पोर्ट्स की तरफ जा रहा है तो उसको लास्ट में स्पोर्ट्स में डालें। अब एक रेफरेंस देना चाहूंगा, ऑल इज वेल मूवी थी, उस मूवी का थीम क्या था कि जो आपका बच्चा चाहता है आप उसको वो करने दो, और अगर आप नहीं करने दोगे तो वो एक कंप्लीट फेलियर होगा। तो मेरे साथ भी ऐसी था कि जो मैं चाहता था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूरा फुल हैंड दिया था, पूरी सपोर्ट दी थी कि यार आप करो। तो इस बाकी पेरेंट्स को भी चाहिए कि उनको हेल्दी एक्टिविटीज में क्या नाम है, उनको हेल्दी एक्टिविटीज करने दें, और अगर वो फिर प्रोफेशनल होना चाहते हैं तो वो भी करने दें। वो फिर उनकी लाइफ है जो उन्होंने खुद जीनी है, फिर वो रास्ते निकलते जाते हैं। ये एक लॉ पढ़ रहा था मैं बुक में, वो ये था कि जब आप एक चीज आपके पास इम्पॉसिबल नजर आती है ना कि यार ये इम्पॉसिबल है, मैं नहीं पहुंच सकता, जब आप उसकी तरफ सोचना शुरू कर देते हैं ना तो रास्ते खुलते रहते हैं, तो वो फिर इवेंचुअली फिर वो जो इम्पॉसिबल होता है वो पॉसिबल लगना शुरू हो जाता है। लेकिन देखें कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो कहते हैं स्पोर्ट्स में कुछ नहीं रखा, इतनी हमारी 20 या 22 करोड़ हमारी मुल्क की पॉपुलेशन है, उसमें से 11 या 15 लोगों ने सेलेक्ट होना होता है, तो वो क्या अपने ही बेटे को या अपने ही बेटी को उतना मोटिवेट नहीं कर सकते कि वो? देखें, स्पोर्ट्स को ना आप हेल्थ के साथ रिलेट कर सकते हैं। हेल्थ इज वेल्थ, ये सबको पता है। अगर हेल्थ ही नहीं है तो आप पढ़ भी नहीं सकते। अब ये पेरेंट्स पे है कि अपने बच्चे को आप अलाउ करते हैं कि आप हेल्दी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों, फिर बाकी जैसे मैंने पहले कहा कि प्रोफेशनल ना होना वो बाद की बात है, उनको मोटिवेट लाजमी करना चाहिए। आजकल की जो जनरेशन है जो मैं देख रहा हूँ, वो ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव है। अगर यही ग्राउंड्स हमारे आबाद हो जाएंगे तो किसी का कुछ नहीं जाएगा, हमारा अपना फायदा होगा। और हेल्थ का, स्पोर्ट्स का सबसे ज्यादा बेनिफिट है कि आपका माइंड बहुत फ्रेश रहता है और आप फिजिकली भी एक्टिव रहते हो, तो फिर आप मैनेज कर लेते हो स्टडीज को भी और स्पोर्ट्स को भी। मेरी स्टोरी में भी ऐसे ही था कि मैं इतना अच्छा पढ़ने वाला नहीं था, मगर मेरी फैमिली में डॉक्टर्स वगैरह बहुत थे, तो ऑब्वियसली मेरे पे भी थोड़ा सा प्रेशर था कि यार डॉक्टर बनना है। मगर जब एक बार कह दिया था मैंने कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, तो मुझे सिर्फ बैडमिंटन खेलनी है, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, ना कि उन्होंने मुझे कहा था कि नहीं तुमने सिर्फ डॉक्टर बनना। नहीं, हाँ आपकी बात सही है। जैसे कि आजकल लोग, बच्चे हैं जो आजकल की यूथ जनरेशन है, या वो ज़्यादा टाइम अपने मोबाइल्स पे या वीडियो गेम्स पे या सोशल मीडिया पे टाइम गुजार देते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें लाजमी आना चाहिए स्पोर्ट्स की तरफ, ग्राउंड्स में हेल्दी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए? मेरा जो ओपिनियन है, जो मैं सोचता हूँ कि लाजमी आना चाहिए स्पोर्ट्स। अगर प्रोफेशनल नहीं भी है तो स्पोर्ट्स की तरफ आए, क्रिकेट के ग्राउंड्स को आबाद करें, अगर सही तरह स्पोर्ट्स नहीं खेलने, रनिंग कर लें, आप खुद को फिट रखें। मोबाइल को भी यूज करें मगर वो एक लिमिटेड टाइम के लिए यूज करें। स्पोर्ट्स ज्यादा करें, फिर आप खुद देखेंगे कि आपके ग्रेड्स भी इंप्रूव हो रहे हैं, आपकी हेल्थ भी इंप्रूव हो रही है, और आपके माइंड में भी पेशेंस आ रहा है, सुकून आ रहा है। चलें, तो एक बात बताएं, आपने इतना अर्सा अपनी लाइफ में बैडमिंटन खेली, तो कभी कोई ऐसा मूवमेंट आया हो जिसमें आप थोड़ा डीमोटिवेट हुए हो बैडमिंटन से कि नहीं बस मैं नहीं कर सकता या मैंने नहीं किया? ये 2017 ये 2018 ये 2 साल थे मेरे, कि जिसमें मैं सोच रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा फ्लरिश करूंगा, मैं बहुत आगे जाऊंगा, मैं बहुत परफॉर्मेंसेस दूंगा। तो इसमें 2-3 बल्कि बहुत बार हुआ कि मैं सोचा कि यार मैं गेम छोड़ देता हूँ, क्या रखा हुआ है गेम में, इतना अर्न भी नहीं कर रहा, टाइम भी लगा रहा हूँ, ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, इंजरीज भी ठीक कर रहा हूँ, हर चीज़ की। मगर एंड पे थे ऐसे मोमेंट्स के यार जिधर मैं कह रहा था कि बस रैकेट छोड़ दो,
गेम छोड़ दो, घर बैठ जाओ, पढ़ लो। मगर तब एक दोस्त था मेरा, खैर बड़ा अच्छा दोस्त था, तो उसने बड़ा मोटिवेट किया था। तो खैर अब वो दोस्त पता नहीं किधर है, तो आई विश के दोबारा मिल जाए। तो जैसे हमें थोड़ा पता चला था कि आपने 2018 में एक दफ़ा गेम छोड़ दी थी, बिल्कुल आप इतना डिमोटिवेट हो गए थे कि आपने कहा था कि शायद बैडमिंटन का कोई स्कोप नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, तो आपने गेम छोड़ दी थी। तो दोबारा गेम कैसे शुरू की, या किस चीज़ ने आपको इतना मोटिवेट किया जिसकी वजह से आप दोबारा ये बैडमिंटन फील्ड में आए? गेम छोड़ने के पीछे ना बहुत बड़ी वजह थी। वो वजह ये थी कि ना 2017 के सितंबर से लेकर दिसंबर तक मैंने बहुत ट्रेनिंग की थी। सुबह मैं रनिंग करता था, दोपहर को मैं ट्रेनिंग करता था, शाम को मैं जिम करता था। मैं 3 सेशंस कर रहा था एक दिन में। और मेरे फादर मुझे तब बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा, हर लिहाज से, फाइनेंशियली, फूड, हेल्थ, सब कुछ। अब हुआ तो अब नेशनल 2018 लाहौर में फर्स्ट राउंड का मेरा मैच था अली मेहदी से। अब अली मेहदी बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत पुराना प्लेयर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, उसका रैंक बहुत अच्छा था। तो होना ऐसे हुआ कि मैं उससे पहला मैच हार गया। अब हर पेरेंट का ख्वाब होता है कि यार उसका बच्चा फ्लरिश करे, उसका बच्चा टॉप पे है। तो कुछ ऐसे होना हुआ कि मैं मैच हार गया, फर्स्ट राउंड ही हार गया। इतनी मेहनत के बाद मैं खुद भी बहुत डीमोटिवेट हुआ कि मेरे साथ क्या हुआ है। इतनी मेहनत की है, ऊपर पे अल्लाह पे बिलीव भी था कि यार मुझे मेहनत का सब फल मिलेगा। मगर जब घर आए हूँ, घर आके पता चलता है कि जी माय फादर सेड कि गेम छोड़ दो और एमबीबीएस कर लो। तो 6 मंथ्स मैंने गेम छोड़ दी। मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की तैयारी करना दोबारा से शुरू हो गया। तो एंड पे जब पेपर जिस दिन था, उस दिन मेरा टूर्नामेंट था, वो भी मार्च में था। मैंने क्या टूर्नामेंट भी स्किप कर दिया, मैंने पेपर भी नहीं दिया। तो खैर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हो गई जैसे भी होनी थी। मैं 6 मंथ्स के बाद कम बैक किया अपना, अगस्त में या जून में रमजान था। और कम बैक बहुत ज़्यादा मुश्किल था। एक प्लेयर की ज़िंदगी में सबसे मुश्किल होता है कम बैक करना, या इंजरी से हो या वो गेम छोड़ दे। तो गेम छोड़ के वापस आया, इंजरीज हुई, इंजरीज को ख़त्म किया। तो मेरा 1 साल जो मैंने आगे जाना था, मैं 1 साल पीछे आ गया हुआ था। तो 2018 को सारा ऐसे रिकवर करने में लग गया। 2019 के मिड में आके मैं इस पोजीशन में था कि मैं अब दोबारा उसी फॉर्म में हूँ, उसी गेम को जिस तरह मैं पहले गेम खेलता था, मैं वो उस प्लेटफॉर्म पे आ गया। तो ये सारी स्टोरी थी कि मैंने गेम छोड़ी, कैसे छोड़ी, फिर कैसे वापस आया, और फिर कैसे कमबैक किया, और फिर आके अपसेट किया 2020 में। तो आपने साथ साथ अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू रखा हुआ है और आप साथ साथ अपने स्पोर्ट्स को भी टाइम दे रहे हैं, तो क्या यूनिवर्सिटीज़ आपको इतना सपोर्ट करती हैं, या आपको स्टडीज़ में कोई हर्डल्स तो नहीं पेश आती अपनी स्पोर्ट्स की वजह से? यूनिवर्सिटीज़ का एक बहुत अच्छा काम है कि यूनिवर्सिटीज़ स्पोर्ट्समैन को बहुत फैसिलिटेट करती है। मैं यूसीपी में पढ़ता हूँ, तो मेरी जो डिग्री मैं अभी कर रहा हूँ वो है बायोटेक, बैचलर्स कर रहा हूँ मैं। तो मुझे अलाउ है कि मैं छुट्टियाँ कर सकता हूँ जब मैं टूर्नामेंट्स में हूँ। अगर मैं ट्रेनिंग करनी है तो वो ट्रेनिंग के लिए भी मुझे फैसिलिटीज़ देंगे। मेरा जिम फ्री है, मेरी ट्रेनिंग फ्री है। जो ट्रेनिंग में शटल कॉक्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, वो मेरा सब कुछ फ्री है, वो मेरा यूनिवर्सिटी अफोर्ड कर रही है। तो मुझे स्टडीज़ की तरफ से कोई टेंशन नहीं होती। और जो बाल लोग कहते हैं ना कि यार स्टडीज़ और स्पोर्ट्स साथ साथ नहीं चल सकती, उनका कहना गलत है, वो सोच गलत है। आप दोनों को मैनेज कर सकते हो बहुत अच्छी तरह। स्टडीज भी आपकी एवरेज रहती हैं और आपकी स्पोर्ट्स भी एवरेज रहती है। अगर आपने किसी एक को ऊपर लेके जाना है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो वो भी आप कर सकते हो। वो सिर्फ ये है कि आपने टाइम किस तरह मैनेज करना है। अब मेरी रूटीन थी कि मैं 8 to 2 यूनिवर्सिटी में होता था और मैं घर जाता था रात को 10 बजे। मैं अपने पूरे सेशंस करके, गेम के, जिम के, रनिंग के, फिर मैं घर जाता था। तो जिस तरह आपने कहा कि आपको यूनिवर्सिटी सपोर्ट कर रही है आपकी स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा, तो क्या बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान वो भी आपको इस तरह सपोर्ट करता है? बैडमिंटन क्या फेडरेशन आपकी ट्रेनिंग में या आपके लिए अच्छे कोचेस अपॉइंट करना, ग्राउंड ट्रेनिंग, शटल कॉक्स जैसे आपने कहा बहुत एक्सपेंसिव होती हैं बाकी इक्विपमेंट्स में? ये पहले होता था कि ना हर साल एक मलेशियन कोच आता था, कैंप लगता था 2 to 3 मंथ्स का। मैं भी एक कैंप अटेंड किया था मलेशियन कोच का पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में। वो 2016 के सितंबर में था।
तो जब गवर्नमेंट जो या स्पोर्ट्स बोर्ड जो है ना वो फंड्स नहीं ना देता फेडरेशन को, तो फिर फेडरेशन कुछ नहीं कर सकती। जितना फेडरेशन कर रही है वो उतना बहुत है। पहले टूर्नामेंट्स नहीं होते थे, अब तो फिर 5 या 4 टूर्नामेंट्स हर साल हो रहे हैं, मतलब एक पॉजिटिव वे की तरफ जा रहे हैं। मगर जो मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार जब एक टूर्नामेंट जीत रहा है ना कोई बंदा, तो प्राइज मनी थोड़ी सी रेज करनी चाहिए फेडरेशन को, ताकि वो उस प्राइज मनी से अपनी हेल्थ या अपनी गेम पे और ज्यादा काम कर सके। तो अभी फॉर एग्जांपल कितनी प्राइज मनी मिलती है, आपका क्या है कि कितनी होनी चाहिए? रैंकिंग टूर्नामेंट होता था एक पेशावर में, वो आर्मी करवाती थी, शौदय आर्मी रैंकिंग टूर्नामेंट था। उसमें प्राइज मनी होती थी 1.5 लाख। अब टूर्नामेंट्स हो रहे हैं ना, नेशनल जो जीतता है ना उसको 20 to 25,000 मिलता है, और वो एक रिलेटिवली कम अमाउंट है। 20 to 25,000 शायद मंथली एक्सपेंस होगा एक प्लेयर का, जो ट्रेनिंग भी कर रहा है, अपनी डाइट भी मेंटेन कर रहा है। तो ये इधर एक है कि फेडरेशन को चाहिए कि जो टूर्नामेंट की विनिंग प्राइस है वो थोड़ी सी इंक्रीज कर देता है। तो आपने पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल खेला है, तो क्या फेडरेशन आपको मंथली पे करती है या नहीं? जैसे क्रिकेटर्स होते हैं उन्हें मंथली भी पे होता है, तो आपको पर मैच पे करती है फेडरेशन या मंथली पे करती है? हमारा जो बैडमिंटन में है ना वो डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट्स वापडा हो गया, SNGPL हो गया, नेशनल बैंक हो गई, ये प्लेयर हायर करती है, फिर मंथली उनको पे करती है। फिर टूर्नामेंट्स में उनके इंक्रीमेंट्स होते हैं, जैसे जैसे वो जीते जाते हैं फिर उनके लेवल्स राइज होते जाते हैं, स्केल्स जो हैं वापडा में। तो सारा डिपार्टमेंटल सिस्टम है, डिपार्टमेंट्स ही सब कुछ मैनेज करते हैं अपने प्लेयर का। डिपार्टमेंट्स करते हैं, तो आपको बोर्ड या बैडमिंटन बोर्ड वो कुछ पे नहीं करते? नहीं, सिर्फ डिपार्टमेंट्स पे करते हैं। तो आप किस डिपार्टमेंट की तरफ से खेल रहे हैं? मैं भी HEC डिपार्टमेंट में, क्योंकि मैं अभी यूनिवर्सिटी में हूँ, तो यूनिवर्सिटी का होता है कि आपने 4 इयर्स इंटरवर्सिटी खेलनी होती है, तो वो HEC को फिर रिप्रेजेंट करना होता है। उसके बाद आप फ्री होते हो कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हो, जैसे वापडा है, नेशनल बैंक है, SNGPL है। तो आपके नज़र में इनसे सबसे अच्छा डिपार्टमेंट कौन सा है? वापडा और नेशनल बैंक बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं, फैसिलिटेट करते हैं अपने प्लेयर्स को, कैंप्स लगाते हैं, अच्छा पे करते हैं, तो ये 2 डिपार्टमेंट्स रिलेटिवली अच्छे हैं। अमर जलाल खान न्याजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उनने इतने मुश्किल हालात में कोरोना में हमें अपना वक्त दिया। और अमर साहब, हम अब आपसे एक गुजारिश करेंगे कि आप एक छोटा सा मैसेज देना चाहें हमारे ऑडियंस को। दुनिया में बहुत सी बीमारियां आती हैं, मगर इन बीमारियों से डरना नहीं है। जैसे कि कोरोना है, तो इस कोरोना से लड़ना है, ना कि डरना है। अब लड़ना कैसे है कि आपने रोज घर पे एक्सरसाइज करनी है, वो कुछ भी हो सकता है। घर पे अगर ट्रेडमिल है तो ट्रेडमिल करें, अगर कुछ भी नहीं है तो एक स्किपिंग रोप ले लें, स्किपिंग करते रहें, तो आज ताकि आपके लंग्स इफेक्टिवली काम करें और अपनी हेल्थ को मेंटेन रखें इन कोरोना वायरस की सिचुएशन में। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू। अमर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो अब हमारे शो के अख्ताम का वक्त आता है। इंशाल्लाह हम अब किसी नए एपिसोड में किसी नए स्पोर्ट्समैन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। Let's go. Yeah. For those of you that want to know what we're all about, it's like this, y'all. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else, alone, in spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means